प्लस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे हमारे साथ इस शो में मानस जी और राजेश जी पिछले शो से बने हुए हैं। अमित जी और सौमिल जी भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ और उसके बाद बात करेंगे अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के डिप्टी CIO आलोक अग्रवाल से। टेक्निकल्स पर GM फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जी होंगे हमारे साथ। IDFC फर्स्ट बैंक के CFO सुधांशु जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे उनके नंबर्स पर और साथ ही आशीष बताएंगे कि लॉरस लैब्स में क्यों आज फिर से एक आउट परफॉर्मेंस है। सबसे पहले एक नज़र कॉनकॉर पर। कॉनकॉर ने अपना गाइडेंस बढ़ाया है। हमारे सिस्टर चैनल के साथ जो इंटरव्यू हुआ है उसमें उन्होंने ये बात की है और अब ये स्टॉक करीब करीब 5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 9.5% से बढ़ाकर 18% का वॉल्यूम गाइडेंस किया है, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में तेज़ी है लेकिन हायर लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन है। खास तौर से बैंक निफ्टी कूल ऑफ हुआ है। बैंक निफ्टी फ्राइडे को काफ़ी चल चुका था और आज एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज के जोन में आकर उससे पहले थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है यहाँ पर। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये अच्छा कर रहे हैं। मिड कैप 1% से ज़्यादा ऊपर है, स्मॉल कैप भी ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन भी शानदार है 4.4:1 का। आज का सेक्टर ऑफ द डे है निफ्टी IT और निफ्टी IT लेकर आइए ज़रा एक बार और देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर। और अब इंडेक्स करीब करीब 2.5% ऊपर। स्टॉक्स जो आज अच्छा चल रहे हैं, IDFC फर्स्ट बैंक हालांकि DI से नीचे आया, केफिन टेक 6% ऊपर हो गया, कॉनकॉर 5.5% ऊपर, लॉरस लैब्स अब 4% ऊपर है, ओरेकल फाइनेंशियल, इंटरग्लोब एविएशन, गोदफ्रे फिलिप्स, लोथा डेवलपर्स, एम्फेसिस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट्स, कोफोज जो इस समय अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा नहीं कर रहा है? क्योंकि कच्चा तेल नीचे आया तो ONGC और ऑयल इंडिया यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आ गई। बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स के बाद थोड़ा फिसला है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है आज पेटीएम में अब थोड़ी सी आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी। इंडेक्स को जो स्टॉक ड्रैग कर रहे हैं और क्यों इंडेक्स नहीं चलने को तैयार है, बैंक निफ्टी दैट इज, वो है HDFC बैंक। फिर रखिएगा एक बार HDFC बैंक। और एक स्टॉक जो एक समय पे वीरू मार्केट का सबसे बड़ा दोस्त होता था, आज की डेट में मार्केट का सबसे बड़ा विलन बन चुका है और इसका वेट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो इतना ज़्यादा है कि जब ये गिरता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आज भी जो डे हाई से हम नीचे आए हैं उसमें एक बड़ा फैक्टर है HDFC बैंक जो हाई से कोलैप्स हुआ है 748 वाला 741 पर। जी हाँ, HDFC बैंक का काफ़ी बड़ा किरदार उसमें और डी पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ 741। अब एक काम करता हूँ, आपने अनुज से समरी समझी अब तक की और आज का दिन अब तक संघर्ष जो है वो जारी है, बट सुविधा जो है वो है IT में, लेड बाय इन्फोसिस, है ना। शानदार मूव हुआ है। मानस जी, राजेश जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे मौजूद और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर होंगे अमित सेठ और सौमिल मेहता। आप सभी को नमस्कार। सौमिल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका ट्वीट इस वक्त क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो सेक्टर जो मुझे इस समय फोकस में लग रहे हैं, फर्स्ट इज फार्मा एंड द अदर वन इज द डिफेंस। फार्मा में बायोकॉन मुझे अच्छा लग रहा है और बायोकॉन में जो गिरावट हमने लास्ट 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में देखी, मुझे लगता है कि 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव ऊपर के तरफ शुरू हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आवरली चार्ट्स पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में अभी भी बाई सिग्नल है, पूरी साइकिल ऊपर की तरफ बाकी है। सो मुझे लगता है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 426 के आसपास और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 460। दूसरा स्टॉक है HAL। HAL में भी वेरी सिमिलर एक ब्रेकआउट, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। टारगेट रहेगा 4900 और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे, दैट विल बी 4500। ओके, HL में सुबह हमने पकड़ा था ये ट्रेड, अच्छा करता हुआ। डिफेंस में सबसे शार्प मूव जो है वो HL में नजर आता हुआ। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस में हाई लो का स्ट्रक्चर है। स्टॉक रिसेंटली एक अच्छे ट्रेंड में रहा है। 2-3 दिनों से यहाँ पे हमने पुल बैक जरूर दिया था, बट जैसे कि एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में होता है, 20 डेमा से एक रिवर्सल आ रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपना 10 डेमा आज के सत्र में रिगेन कर रहा है और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो बजाज फाइनेंस बाय करना है। 1020 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे
और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1075 के। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया दैट इज इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी हाई लो का स्ट्रक्चर हमने देखा है। रिसेंटली जो पुल बैक आया उसने अपने सपोर्ट और मूविंग एवरेजेस पे होल्ड किया, और आज के सत्र में वापस हम एक ट्रेड देख रहे हैं अबव 10 डेमा, तो यहाँ पैटर्न्स बढ़िया है, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा 722 का, और टारगेट्स रहेंगे लगभग 780 के इंडियन होटल्स में। ओके, चलिए, तो फ्रेश ट्रेड्स हो गई। अब राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। हाँ जी। या अनुज जी, देखिए पहला ट्रेड रहेगा हेवल्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर। बेहतरीन पैटर्न है, क्लीन ब्रेकआउट है, 1236 चल रहा है, 1210 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। स्विंग का टारगेट होगा 1270 1280 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा कॉम्स पे, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, 385 के आसपास है। चार्ट बढ़िया है, डबल बॉटम है, 785 चल रहा है, टारगेट होना चाहिए करीबन 800 810 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करे 775 का। ओके, चलिए, कैम्स। मानस जी, आपकी 2 ट्रेड्स। देखिए, 2 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। उन 2 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में तो केफिन टेक में खरीदारी करेंगे। अगर आप चार्ट्स देखें तो स्टॉक ने रिवर्सल दिया है, 10-22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 889 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 945 तक के टारगेट्स पॉसिबल है केफिन टेक में। दूसरा स्टॉक लोधा का है। देखिए, लोधा भी तैयार है जो कंसोलिडेशन जोन है उसके अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए। आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 1159 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 1240 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, चलिए, ये ट्रेड्स पूरी हुई। अब थोड़ी सी मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करेंगे। अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ आलोक अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आलोक, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। ये मार्केट काफ़ी टफ रहा है, एक रेंज है और उस रेंज में ही काफ़ी समय से हम ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यूएस ईरान वॉर में क्या अपडेट आती हैं। तो ऐसे में लार्जर पिक्चर क्या है आपके हिसाब से मार्केट की देखकर इस समय मार्केट को? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने कहा कि वेस्ट एशिया वॉर, स्पेशली उसका जो इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे पड़ता है, उससे हमारे ओवरऑल मैक्रो फाइनेंसेस काफ़ी हद तक इम्पैक्टेड होते हैं। हमने देखा था इन द मंथ ऑफ मार्च जब $70 का क्रूड $120 तक चला गया, और अभी हाल ही में हमने जुलाई में $71 भी देखे और 100 के ऊपर भी देखा। तो इससे हमारे मैक्रो फाइनेंसेस पे जो इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से रुपी भी इम्पैक्टेड हो जाती है, उससे ग्रोथ रेट पे जरूर इम्पैक्ट आता है। हालांकि अगर मैं रिजल्ट सीजन पे फोकस करूं और लास्ट सेवरल क्वार्टर्स को भी देखूं, तो भले ही लार्ज कैप जो निफ्टी ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनमें भले ही ग्रोथ नहीं आ रही थी, पिछले 8 क्वार्टर से वो डबल डिजिट ग्रोथ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ काफी अच्छी है। इस क्वार्टर में भी लगभग आधी कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं 40% प्लस के, और ओवरऑल नंबर्स देखें तो नंबर्स भले डिप्रेस दिखाई देंगे क्योंकि ऑयल एंड गैस कंपनीज के स्पेशली ओएमसीज ने लॉसेस रिपोर्ट किए, बट एक्सक्लूडिंग ऑयल अभी तक के नंबर्स नियरली 19% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि काफी अच्छे नंबर्स हैं। और वही ट्रेंड जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिला कि ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ रेट काफी बेटर थी। इस 19% में भी जो निफ्टी कंपनीज हैं उन्होंने 11% की ही ग्रोथ दी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में काफी बेटर ग्रोथ रेट आई है, जो कि हम मार्केट्स में भी देख रहे हैं। क्योंकि मार्च के बॉटम से मिड स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स काफी हद तक रिकवर किए, काफी हद तक बाउंस बैक किए। कुछ एक इंडाइसेस ने ऑल टाइम हाई भी बनाए, लेकिन लार्जर इंडाइसेस मूव नहीं कर पा रहे। उसका मेन रीजन एफआई का सेलिंग तो है, लेकिन ग्रोथ रेट्स भी कोई खास अच्छे नहीं है। तो यही ट्रेंड कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। सेक्टर सिलेक्टिव हो रहे हैं, स्टॉक सिलेक्टिव हो रहे हैं, बट हेडलाइन जो इंडेक्स है वो खास मूव नहीं हो रहा। ओके, चलिए, तो ये समय बिल्कुल हेडलाइन इंडेक्स में कुछ खास मूव आ नहीं रहा है। एक सबसे बड़ा जो मार्केट का सेक्टर है बैंकिंग, उसमें लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, उस पर क्या व्यू रहेगा? क्योंकि मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत वही रही है पिछले कुछ समय में। एब्सोल्युटली अनुज, एक चीज जरूर अच्छी हुई है इनमें कि इनके क्रेडिट ग्रोथ नंबर्स काफी बेटर होने लगे। 15-16% सेक्टर ग्रोथ आ गई है, तो जो लीडिंग बैंक्स हैं करीब 18-19% की भी ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ से टॉप लाइन ग्रोथ तो आ जाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ और निम ग्रोथ के लिए मार्जिन्स चाहिए, और मार्जिन्स के लिए डिपॉजिट ग्रोथ चाहिए। और मोस्ट ऑफ जो बैंक्स है, लार्जर बैंक्स भी, वो डिपॉजिट ग्रोथ उनको थोड़ा स्ट्रगल हो रही है। तो जब तक वो डिपॉजिट ग्रोथ भी जोर से ना बढ़े, तब तक वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ पाते, जिसके वजह से भले ही क्रेडिट ग्रोथ बेटर है
वो नेट प्रॉफिट ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ उसमें ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है। लेकिन बैंकों में भी जो स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स हैं, टॉप 4-5 बैंक्स को अगर हटा दें, उसके नीचे के नेक्स्ट 4-5 बैंक्स देखें, तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर आए थे एंड वो का लास्ट सेवरल क्वार्टर से काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और स्मॉलर बेस पे डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक आई, जिसके वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ में ज़्यादा उछाल है। और अक्रॉस द सेक्टर हमने देखा है क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। तो ये सेक्टर में काफ़ी हद तक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है, लेकिन सेक्टर में विनर्स वही होंगे जिनके पास क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। अच्छा आलोक जी, मैं थोड़ा सा गोल्ड के इर्द गिर्द रह के बात करना चाहता हूँ। आई मीन जो भी यूएस में हुआ, वॉर, कच्चा तेल और इन्फ्लेशन के कंसर्न्स, उसके बीच में अगर आप देखें जो डॉलर इंडेक्स ने किया, हमने गोल्ड में एक डिप देखा। हालांकि ग्लोबल प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल डिप था, वो इंडियन मार्केट्स में इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि रूपी फैक्टर है। बट गोल्ड से जुड़े हुए जितने भी अगर आप देखें आपके हमारे पास सेटअप हैं ट्रेड करने लगे, मेरे ख्याल से आलोक जी से भी संपर्क टूट गया। मैं अपना जो प्रश्न है वो कुछ देर में रखूंगा। एक बार मीनवाइल अगर आप निफ्टी को ले आएँ, थोड़ा सा अगर आप देखें रिट्रेस हुआ है हल्का सा, वो अमूमन पॉसिबल होता है 10 बजे के आसपास, तो वो जो शार्पनेस थी वो कम हुई है। और इवन अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, ये भी थोड़ा सा करीब 100-150 रिट्रेस हुआ है। अनुज, एक ट्रेड लेते हैं मीनवाइल इस बीच में जहाँ पे अच्छे मूव आ रहे हैं। एक बार जरा प्लीज़ दिखाइएगा प्रेस्टीज स्टेट्स, सौमिल, प्रेस्टीज स्टेट्स 20 डेमा को पार कर रहा है, लोअर लेवल से अच्छा मूव यहाँ पर, एग्रेसिव स्टॉक है, इसकी पोजीशनिंग कैसे लग रही है आपको? ओवरऑल अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रेस्टीज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो ओवरऑल अगर हमने गिरावट देखी डीएलएफ में या ओबरॉय में या लोढ़ा में, लेकिन प्रेस्टीज हैज बीन वेरी रेजिलिएंट। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है मंथली वीकली चार्ट्स पे, विच इज अ वेरी गुड साइन। अभी लास्ट 2 हफ्तों में हमने छोटी सी गिरावट देखी एबीसी करेक्टिव में, और ये एबीसी करेक्टिव में फिर से 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास का एक सपोर्ट भी है, लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 1500 और 1550 के आसपास एक क्रूशियल सपोर्ट है फॉर प्रेस्टीज में, और मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा इन द मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की सलाह नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म में 200 डेली मूविंग एवरेज 1500 पे है, और मुझे लगता है कि ये जो मीडियम टर्म अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1800। सो 1800 के टारगेट्स को लेके हम चल सकते हैं, और उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म 1960 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, ठीक है, प्रेस्टीज पे टेक्निकल चेक हो गया। आलोक जी से मेरे ख्याल से हमारा संपर्क दोबारा स्थापित हो चुका है। आलोक जी, मैं गोल्ड को लेकर बात कर रहा था। अब आपके पास गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि ऑलमोस्ट अगर आप बीते 1-1.5 महीने में काफ़ी सॉफ्ट पड़ी हैं, और टाइटन फॉर इंस्टेंस, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस पूरा, यहाँ पर आपका टेक क्या है? वेदी जी, इसको 2-3 एस्पेक्ट में देखते हैं। गोल्ड अपने आप में काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है, और भले ही गोल्ड का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, हमारा स्टांस भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये एक रेयर करेक्शन था एक ऐसे समय में जहाँ मनी सप्लाई तो ग्लोबली बढ़ रही है, इंडेटेडनेस, ग्लोबल लेवरेज भी बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट कुछ महीनों में स्पेशली वॉर के बाद हमने देखा कि करेक्शन आया गोल्ड में। शायद एक आध कंट्री जैसे रशिया है उनको सेल करना पड़ा, हालांकि चाइना जैसी कंट्रीज ने काफी हद तक बाइंग की है। नेट लास्ट कुछ महीनों में सेंट्रल बैंकर्स ने नेट बाइंग ही की है। लेकिन जैसा आपने गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के बारे में कहा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले गोल्ड प्राइसेस नीचे आने से इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि गोल्ड का व्यू पॉजिटिव होने की वजह से वो मार्केट तो रिगेन हो सकता है, लेकिन इस सेगमेंट में बैंक्स भी काफी हद तक एक्टिव हो चुके हैं, और अदर एनबीएफसीज भी इसमें अपने मार्केट शेयर गेन करने की ताक में है, जिसके वजह से मार्जिन्स अंडर प्रेशर रह सकते हैं। तो इसके वजह से ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, इनको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, जिसके वजह से हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स में। हालांकि जो टॉप नेम्स हैं वो काफी हद तक वैल्यूएशन ज्यादा है उनकी, लेकिन जो सेकंड थर्ड रैंक कंपनीज हैं अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है ग्रोथ रेट्स काफी अच्छी है, वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक आ रही है, मार्जिन एक्सपेंशन भी अच्छी है। तो ओवरऑल गोल्ड सेगमेंट में, ज्वेलरी सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। गोल्ड फाइनेंस पे व्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव है, ओवरऑल गोल्ड में हम पॉजिटिव है।
ओवरऑल गोल्ड पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका। अच्छा आलोक जी, अब आप क्या थोड़ा सा बाइफरकेट, क्या विभाजन करके कुछ स्ट्रेंथ, साइडवेज या वीकनेस आईटी में कोई व्यू बना पाए हैं क्या इस बार के नंबर्स के बाद? आपने लार्ज कैप मिड कैप आईटी के नंबर देख लिए, आपने एक तरफ एआई रैली को, चिप स्टॉक्स की रैली को कोलैप्स होते हुए देखा, कहीं ना कहीं अब कोई धारणा बनी है क्या आपकी इस वक्त आईटी में? वीरू जी, आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज यही है कि वो करेक्ट हो चुके हैं। काफी हद तक वैल्यूएशंस अपने हिस्ट्री से नीचे आ चुके हैं, जिसके वजह से एक बाउंस बैक बनता भी था। अपने निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है अपने 5 ईयर लो से बाउंस बैक भी किया, ये महीने में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है। लेकिन आउटलुक के हिसाब से जो स्पेशली जो लार्जर कंपनीज है जो सेक्टर को डोमिनेट करती हैं, आईटी सर्विसेज, उसमें ग्रोथ अभी भी खास नजर नहीं आ रही। और इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं यूएस में भी, उनमें भी ग्रोथ अच्छी नहीं है, गाइडेंस कट हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो जो काउंटर पार्ट्स है यूएस के, वो आज हमारे आईटी इंडेक्स से कुछ 30-30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली एट पार ट्रेड होते थे। तो वैल्यूएशन भले सेक्टर की अपनी हिस्ट्री से कम आ गई है, लेकिन जो हमारे पियर्स हैं ग्लोबली, उनसे हम अभी भी थोड़े आगे हैं। वैल्यूएशन प्रीमियम सस्टेन हो सकती है अगर ग्रोथ रेट आए, तो वो ग्रोथ रेट अभी भी विजिबल नहीं है, जिसके वजह से जो टॉप आईटी सर्विसेज नेम्स हैं उसको हम पास कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्टिवली कुछ कुछ आईटी कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, कुछ ऑटो टेक के अंदर में है, जहां पे ग्रोथ रेट्स फास्टर आ सकती हैं। तो सिलेक्टिवली भले पॉजिटिव हो जाए, लेकिन ओवरऑल सेक्टर पे व्यू नेगेटिव है। ओके, चलिए, ओवरऑल अभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है यहाँ पर। कोई और सेक्टर या थीम जो आपको इस समय पसंद हो, जिसकी आप बात करना चाहें इस समय, जहाँ पर आपको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में है? आई थिंक जो सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर जहां रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर है इन्वेस्टर्स के लिए, वो फार्मा सेगमेंट में है। फार्मा सेगमेंट जो कि चाइना प्लस वन के थीम का भी बेनिफिशियरी है। एक ऐसा सेगमेंट जहां इंडिया ने सालों साल में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस दिखाई है कि हम वर्ल्ड बीटिंग क्वालिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे भी। और इन सेगमेंट में जो जहाँ पे सब सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है, वह एपीआई एंड सीडीएमओ स्पेस में, वहाँ ग्रोथ रेट्स मच बेटर हैं। बहुत सारी कंपनीज ने अपने कैपेक्स भी कर दिए हैं, और उनके पास ऑर्डर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जिसके वजह से आने वाले समय में ग्रोथ नंबर्स और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों देखने मिल सकता है। उसकी कुछ झलक हमने इस क्वार्टर में भी ऑलरेडी देखी है। तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कुछ क्वार्टर से अच्छा करते आए हैं और आगे भी अच्छा लग रहा है। वो है पावर सेगमेंट, डिफेंस सेक्टर, क्योंकि इनमें ओवरऑल पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से, प्लस जो एआई का प्ले डेटा सेंटर्स के थ्रू है, वहाँ पे भी जो पावर इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो होल वैल्यू चेन में काफ़ी विनर्स मौजूद हैं, पावर जनरेशन से लेके इक्विपमेंट से लेके ट्रांसमिशन तक। तो ये 2-3 सेगमेंट्स हैं, पावर, डिफेंस, फार्मा, एंड फोर्थ होता है कैपिटल मार्केट प्लेस। ये 4 सेगमेंट जो कि इंडेक्स में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखते, लेकिन ये चारों में अक्रॉस द बोर्ड काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है, और इन्हीं में हमारा व्यू ज्यादा पॉजिटिव है। ऑलराइट, आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें मार्केट पर। आगे बढ़ते हैं, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं। नतीजों के बाद एफएनओ का टॉप गेनर, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी स्टॉक करीब करीब 6.5% ऊपर है। मुनाफा दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, एनपीए अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। हमारे साथ बैंक के सीएफओ सुधांशु जैन मौजूद हैं। सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो टर्न अराउंड जो हुआ आपका, उसके बड़े फैक्टर्स क्या थे, और जो आप ये FY27 की गाइडेंस दे रहे हैं उसे अगर एक बार रीइटरेट करना चाहें, और उसके क्या कारण रहेंगे? यस, आपने जो कहा, ये क्वार्टर हमारे लिए काफी अच्छा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम बैंक का प्रॉफिट 1000 करोड़ क्रॉस हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक। तो इस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण क्वार्टर रहा है ये हमारे लिए। आरओए भी 1.06% हो गए। जनता जानना चाहती थी कि आरओए हम कब हमारा 1% होगा। तो अब हमको कॉन्फिडेंटली लग रहा है कि इस साल में हम आरओए 1% मेंटेन कर पाएंगे। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है। अगर आप देखेंगे प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में 36% बढ़े हैं YOY। लास्ट क्वार्टर भी 30% प्लस बढ़े थे। तो ये एक सस्टेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस जो हमें दिख रहा है, एंड हमें लग रहा है कि ये ट्रेजेक्टरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो मेन कारण है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होना, और सेकंड प्रोविजंस काफी कम हो गए हैं YOY।
ऑलमोस्ट 30% प्रोविजंस कम हुए हैं, तो इससे प्रॉफिट का इजाफा हुआ है। नहीं, मैं इसी पर आ रहा था वापस, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा जो आपने गाइडेंस आप की है NIMs की, ROE की और क्रेडिट कॉस्ट कम करने की। ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको ये, एक तो आपने रेज की और एक आपने जो कहा कि जो समय से पहले ही आप उस गाइडेंस को अचीव कर पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? पहले मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूंगा। लास्ट ईयर अगर आप देखिए तो हमारी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.71% थी, जो इस क्वार्टर कोर अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, बिकॉज एक वन ऑफ यहाँ पे था इसलिए मैं कोर की बात करूंगा, ये 20 बिप्स इंप्रूव होके 5.9% हो गया है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से भी 5 बिप्स की इंप्रूवमेंट है। लास्ट फुल ईयर हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.75% था। इनफैक्ट अब हम गाइड कर रहे हैं कि हमारा फुल ईयर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.8% हो जाएगा। लास्ट क्वार्टर तक हम 5.75 गाइड कर रहे थे, यानी कि सेम एज लास्ट ईयर, बट अब हमको लग रहा है कि निम की गाइडेंस 5 बिप्स बेटर आएगी। ये निम की बात हो गई। क्रेडिट कॉस्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट 5 क्वार्टर्स आप जाके देखें, हमारे क्रेडिट कॉस्ट कम होते गए हैं। लास्ट ईयर Q1 में 2.69% था, जो फिर 2.2, फिर 2%, लास्ट क्वार्टर 1.63% था, अभी 1.53% पे आए हैं। हमने गाइड किया है कि हम पूरे साल में क्रेडिट कॉस्ट 150 टू 160 बेसिस पॉइंट्स मेंटेन कर पाएंगे, बिकॉज हमें एसेट क्वालिटी पैरामीटर्स सारे मतलब सारे अक्रॉस प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। भले ही आप SME की बात करें जो कि प्री NPA है, GNPA की बात करें, सब नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, तो हम काफी कॉन्फिडेंट है क्रेडिट कॉस्ट को लेके। ओके, ठीक है। सुधांशु जी, आपका FY27 में क्या गाइडेंस रहेगा डिपॉजिट और एडवांसेस ग्रोथ को लेकर, है ना? तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए जिसका प्रभाव पड़ना लाजमी है, क्या ग्रोथ प्रेडिक्शंस हैं आपके इसमें? तो डिपॉजिट्स और एडवांसेस हमें लगता है बोथ 20% प्लस ग्रो होने चाहिए। बिजनेस मोमेंटम अगर आप देखिए तो काफी स्ट्रांग है, इवन दो ये क्राइसिस चल रही है, बट Q1 तक ये कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। बिजनेस मोमेंटम, क्रेडिट ग्रोथ अगर आप सिस्टम की भी देखें तो 18% आ रहे हैं नंबर्स, राइट? ऑफ कोर्स ये क्राइसिस है, मॉनसून का चल रहा है कि मॉनसून भी थोड़ा शॉर्टफॉल हो सकता है। हम लोग भी काफी कॉशियस है कुछ सेगमेंट्स में, बट स्टिल हमें लग रहा है, हम कुछ सेक्टर्स में हमको लग रहा है कि काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, कुछ में हमने थोड़ा कैलिब्रेट किया है, बट फिर भी 20% ग्रोथ हमें दिख रही है। हम लोग लेकिन कॉशियस अप्रोच फॉलो करेंगे। तो डिपॉजिट में भी अगर आप देखें सीक्वेंशियली हमारे नंबर्स बहुत अच्छे रहे। हमारा लास्ट क्वार्टर हमें याद है एक इंसिडेंट हुआ था हमारा जो अनफॉर्चुनेट था, वन ऑफ इंसिडेंट था, उसके बावजूद इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली डिपॉजिट 6% बढ़े हैं। हमने मार्केट को 5% गाइड किया था, बट हमने उससे बेटर सेट ऑफ नंबर्स देखे हैं। तो हम काफी होपफुल है कि डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ से रह सकते हैं। अच्छा, आपकी होलसेल बुक की जो ग्रोथ की तीव्रता है वो बहुत शानदार है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है यहाँ पर। कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे इसकी ग्रोथ को? मीनवाइल आपको मार्जिन्स को मेंटेन करना है, साथ ही साथ आपको एसेट क्वालिटी को मेंटेन भी करना है। नहीं, होलसेल हमारी बुक अभी आप देखें ग्रोथ यहाँ अच्छी है, आपने सही कहा 30% YOY ग्रोथ आ रही है, बट अभी भी हमारा बेस काफी छोटा है। मतलब होलसेल बुक सिर्फ करीबन 65,000 करोड़ की बुक है, जबकि लोन बुक 3,05,000 करोड़ की है। तो होलसेल के काफी एडवांटेजेस है इसमें। ठीक है, निम कम होता है बिकॉज ये कुछ 9-9.5% में लोन्स एक्सटेंड करते हैं, तो निम यहाँ कम होता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स हम माइनस करें, बट यहाँ पे और काफी अपॉर्चुनिटीज खुलती है। आप इस क्लाइंट के साथ कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं, फॉरेक्स कर सकते हैं, इससे कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, कॉस्ट काफी कम होती है इंक्रीमेंटल सोर्सिंग की। तो ये ROA के एंगल से काफी एक्रेटिव है होलसेल बिजनेस, इसलिए हम बोले सेफ्टी देता है एक पूरे पोर्टफोलियो को, तो हम इसको भी ग्रो करना चाहते हैं। बट ये मैंने जैसे कहा कि ये 20% ही बुक है अभी, थोड़ी तो ये बाकी एसेट क्लास से थोड़ी मार्जिनली एक्सेस ग्रो होती रहेगी यहाँ से। ऑलराइट, सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट IDFC फर्स्ट बैंक को आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। अब हमारे साथ JM फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी, सबसे पहले आज मैं शुरुआत निफ्टी बैंक से नहीं करूँगा, निफ्टी IT से करूँगा। इसका चार्ट क्या कह रहा है? पिछली 2 रैलीज फेल हुई थी, क्या ये रैली थोड़ी अलग लग रही है?
जी हाँ, देखिए अक्रॉस द बोर्ड अगर हम बात करें तो हेवी वेट्स जैसे टीसीएस है या फिर इन्फोसिस है, इनमें डेटा काफ़ी बेहतरीन हुआ है। इनफैक्ट फ्राइडे को इन्फोसिस में डिलीवरी क्वांटिटी आई थिंक 1 ईयर के हाईएस्ट लेवल पर थी। कहीं न कहीं ये इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का सजेशन दे रहा है और जहाँ तक आईटी इंडेक्स का सवाल है, 50 दिन का मूविंग एवरेज अ, दूसरी बार सक्सेसफुली क्लोज़ दे दिया है आईटी इंडेक्स ने और मेरा ये मानना है कि थोड़ा ये जो जो अभी रिवर्सल जैसा लग रहा है हमें एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। एज़ ऑफ नाउ टारगेट्स आईटी इंडेक्स में 30,250 तक के हैं, यानी कि तकरीबन 750 पॉइंट की रैली यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। इंडिविजुअल आईटी के सेटअप्स हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ओवरऑल आईटी पैक में बड़ा रिवर्सल का तो शायद मार्केट बाद में बताएगा, लेकिन एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल डेफिनिटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिवर्सल और करीब करीब 30-250 तक का अपसाइड आपको नजर आ रहा है। आज फार्मा ने फिर एक रिवर्सल दिया, मतलब वो जो लास्ट वीक का कोलैप्स था पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस जेनरिक टैरिफ के बाद, बट आज फिर स्ट्रेंथ एक्वायर करता हुआ, ऑल दो इसमें कोई दो राय नहीं कि लेड बाय लॉरस और उसके नंबर्स के बाद, पर आपका प्लेसमेंट इस वक्त फार्मा पे कैसा है राहुल जी? जी हाँ, देखिए इनफैक्ट हमारी हाई कन्विक्शन पिक फार्मा से ही है आज। 2 आइडियाज़ है, उनमें से एक फार्मा से है। तो फार्मा में डीवीस लैब्स का सेटअप बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। हमने कुछ दिन पहले इस स्टॉक में 7,000 का ब्रेकआउट देखा था और आज के सेशन में तकरीबन 3.1% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। ओपन इंटरेस्ट 1 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। साथ ही में जो ओवरऑल जो वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं डीवीस लैब में, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और जैसे आपने कहा फार्मा सेक्टर एज ए डिफेंसिव बहुत ही अच्छा प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, 7600 तक के टारगेट्स मुझे लगता है डीवीस लैब में देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल से फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 70 टू 50 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए और जब तक ये मार्केट ओवरऑल जो एक रेंज से बाहर नहीं निकलता है, मुझे लगता है कि डिफेंसिव फ्लेवर में रहेंगे। पहला जो पिक है जैसे मैंने कहा आपसे फार्मा में डीवीस लैब्स। ओके, फार्मा में डीवीस लैब। राहुल जी, इसके अलावा और कौन सी पिक थी आपकी आज? जी हाँ, डिफेंस सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि एचएएल, इसका सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है। आरएसआई स्लोली ग्रेजुअली पिछले 10-15 दिन से इंप्रूव होता दिख रहा है स्टॉक के अंदर और साथ ही में एक अच्छा लाइक सस्टेन्ड मूविंग एवरेज के ऊपर जो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उनके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मेरा ये मानना है कि डीवीस एचएएल में आपको तकरीबन 4800 का पहला टारगेट और अगस्त महीने में यानी कि अर्ली अगस्त सीरीज में हमें तकरीबन 5000 तक के टारगेट्स एचएएल में देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल से खरीदारी करने की राय रहेगी। पोजिशनल आउटलुक से स्टॉप लॉस लगाइए 4500 का और हमें लगता है कि डिफेंस पैक जो कि एक ओवरऑल थीम वैसे भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो एक टारगेट ऊपर में आना बाकी, आई थिंक हमें अर्ली सीरीज ऑफ अगस्त में देखता आता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट थोड़ा सा डे हाई से कूल ऑफ हुआ है। जाते जाते एक स्टॉक को रिविजिट करते हैं। बस लॉरस लैब्स रखिएगा इंट्राडे। आज सुबह हमने इसको स्पॉटलाइट में लिया था, तो कई बार लगता है कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन हर लेवल से ये स्टॉक री रेट हो रहा है और एक बार फिर आज देखिए करीब करीब 4.5% की रैली। शो को समेट रहे हैं। इसके बाद कंचन और श्रेया आपको स्टूडियो में नजर आएंगे। इनके साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।